तो चलो, अब तक हमने क्या क्या देख लिया सर? हमने कल एक ऑडिट की डेफिनेशन पढ़ी थी, एक बार उस डेफिनेशन को क्विकली वापस से बोलता हूं। ऑडिट क्या है सर? ऑडिट इज ए सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। किस चीज का सर? ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सर, इररिस्पेक्टिव ऑफ size and legal form, irrespective of whether it is for profit or not for profit। फिर लास्ट में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? with an object to express opinion thereon। ठीक है ये बात? तो हमने ये ऑडिट की डेफिनेशन की बच्चों कल बात की थी। अब कुछ देखो बच्चों, चैप्टर नंबर 1 जो हम पढ़ रहे हैं ना, उस चैप्टर नंबर 1 में एक दो जो ये बेसिक चीजें थी मैंने ये बात की। अब अगले 7 दिन तक हम जो पढ़ने वाले हैं ऑडिट की फंडामेंटल टर्मिनोलॉजीज पढ़ने वाले हैं। अगर ये आपको क्लियर हो गई तो पूरी ऑडिट की राह अपनी आसान है बहुत। तो ये 7-8 दिन में अब जितना भी पढ़ रहे हैं कंसेप्चुअल, इसको बहुत ध्यान से समझिए। जहां भी डाउट हो रोकिए, पूछिए। क्लास में नहीं होता है तो क्लास के बाहर भी पूछिए। एक ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन हमने कल पढ़ लिया था, ठीक है? उस पर एक क्वेश्चन बेस था, वो मैं थोड़ा बाद में कवर कर रहा हूं। उसमें कुछ एक टर्मिनोलॉजीज यूज होगी आंसर में, पहले वो कवर करेंगे। लास्ट में कल ये पढ़ रहे थे बच्चों, इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑडिट विद अदर सब्जेक्ट्स। ठीक है, चलिए 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो सकता है। कोई भी 3 पॉइंट हमको दे दिए जाएं और कहा जाएगा कि इनके साथ रिलेशनशिप बताइए। ठीक है, तो बहुत जब 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो एकदम स्ट्रेट टू द पॉइंट आंसर करना होगा बच्चों। तो जैसे अकाउंटिंग की बात करें, अकाउंटिंग के साथ ऑडिट का क्या रिलेशन है? सर, ऑडिट इज नथिंग बट चेकिंग ऑफ अकाउंटिंग एस्पेक्ट ओनली। वी आर चेकिंग द रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग ओनली। तो ये हो गया इनका रिलेशनशिप। ठीक है, मतलब हमें वैसा नहीं बताना है रिलेशनशिप का मतलब कि सर ये बढ़ता है तो ये घटता है। दिस नॉट लाइक दिस। हम भी बात कर रहे हैं कि सर क्या ऑडिटर को इन सब्जेक्ट से कोई वास्ता है? तो यस सर है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स। मैथ्स तो यार बहुत सिंपल है। क्या चलो ऑडिट में मैथ्स लगेगा क्या बच्चों? जहां जहां टोटल होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, कैलकुलेशन होगा, इट्स मैथ्स। तो हम भी बहुत सारी कैलकुलेशन करेंगे। जैसे बैलेंस चेक किया, निकाला कि सर कैश बुक में रिसीट इतना है, पेमेंट्स इतने हैं, बैलेंस ही आया। दिस इज मैथ्स। तो सर मैथ्स तो हर जगह यूज हो रहा है तो मैथ्स है। स्टैटिस्टिक कल आप लोगों ने ही किसी ने बताया था, यस स्टैटिस्टिक हम कहाँ यूज करेंगे? सैंपलिंग में यूज करेंगे। ऑडिट करते समय हम चीजों को सैंपल बेसिस पर चेक करते हैं। क्या हम 100% चेक कर सकते हैं बच्चों? नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल। तो सैंपलिंग से कैसे कंफर्ट लेना है वो हम ऑडिट में पढ़ेंगे। पर सैंपलिंग करने का वन ऑफ द मेथड इज यूज ऑफ स्टैटिस्टिक। तो वो एक स्टैटिस्टिक का यूज हो गया। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स। चलिए इकोनॉमिक्स की बात करें। आप लोग जैसे न्यूज वगैरह पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कभी कोई एक इंडस्ट्री का डाउनफॉल होता है, कभी कोई एक इंडस्ट्री बढ़ रही होती है। क्या ऑडिटर को ये बात जाननी चाहिए बच्चों? जाननी चाहिए। क्यों यार? हाँ, जब तक हमें किसी चीज का नॉलेज नहीं होगा हम सही कंक्लूजन पे नहीं पहुंचेंगे। जैसे आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं बच्चों, ठीक है? अभी हमको पता चला ट्रम्प साहब जीत गए तो सर उन्होंने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगा दिए, तो सर अब आईटी इंडस्ट्री का स्लो डाउन चल रहा है साहब, सपोज। ठीक है, तो अब 2025 में जब हम ऑडिट कर रहे हैं हमने देखा सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज का प्रॉफिट श्रिंक हुआ है, टर्नओवर घटा है। आप जिस क्लाइंट का ऑडिट कर रहे हो उसका टर्नओवर भी बढ़ गया, प्रॉफिट भी बढ़ गया, तो फिर मन में लड्डू फूटना चाहिए ना भाई, कैसे? राइट ये बात कब पूछ पाओगे? व्हेन यू आर अवेयर ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। जैसे जब डॉलर बढ़ रहा होता है, मजबूत हो रहा होता है, रुपया गिर रहा होता है, तो वो सारी कंपनीज जो एक्सपोर्ट करती हैं उनका प्रॉफिट बढ़ जाता है। समझ में आ रही बात? उनका प्रॉफिट बढ़ जाता है। लेकिन सेम टाइम अगर डॉलर बढ़ रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है और कोई कंपनी रॉ मटेरियल इंपोर्ट करती है, उसके ऊपर मार्जिन पे प्रेशर आएगा। करेक्ट है? तो ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग जब तक ऑडिटर को नहीं होगी हम ये चीजों को कंपेयर नहीं कर पाएंगे, कंक्लूजन नहीं ला पाएंगे। सो इकोनॉमिक्स से हमारा क्या रिलेशनशिप हो गया बच्चों? ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक्स कंसेप्ट एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं बिहेवियरल साइंस।
चलो ऑडिट करने गए सर, अब ऑडिट करने गए तो क्वेरीज के लिए मैनेजमेंट से बात करना है, अकाउंटेंट से बात करना है, जाके क्या ऐसा बोलोगे आई एम द ऑडिटर, आपने ये सब गलत किया, जवाब दो। वो क्या बोलेगा, बाबा आगे जाओ। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो बिहेवियरल साइंस तो हर जगह एप्लीकेबल है। हाउ यू मेक द रिलेशन, हाउ यू इंटरेक्ट, हाउ यू कम्युनिकेट, दिस इज व्हाट बिहेवियरल साइंस। सो ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू हैव ऑल द ह्यूमन एस्पेक्ट, इट विल हेल्प इन ऑडिटिंग। ठीक है सर। डेटा प्रोसेसिंग कंप्यूटर के अंदर जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, क्या ये समझना चाहिए बच्चों। एक एग्जांपल देता हूं इसका। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बच्चों बैंक का ऑडिट करते हैं, बैंक की ब्रांचेस का। जैसे लास्ट ईयर मैंने किया था बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच का, 2 ब्रांचेस का ऑडिट किया। अब बच्चों वहां अकाउंट है, मान लीजिए एक ब्रांच में 10,000 सेविंग अकाउंट है। आपको पता है हर क्वार्टरली या मंथली एक इंटरेस्ट क्रेडिट होता है, अपने पास जो बैलेंस होता है उस पर एक इंटरेस्ट क्रेडिट होता है। क्या करूं मैं, 10,000 में से 100 अकाउंट निकाल के एक एक का कैलकुलेशन करूं कैलकुलेटर से। अच्छा आज 100 रुपए आए थे, फिर 500 गए। अभी तो पेटीएम के कारण अकाउंट्स में एंट्री इतनी होती है, 10-10 रुपए की भी एंट्री होती है ना। आप लोग पेटीएम बहुत फ्रिक्वेंटली, बहुत ज्यादा यूज करते हैं, या एनी ऐप सच काइंड आप यूज करते हैं, वो सब एंट्री बैंक में आती है। तो क्या करूं मैं, ऐसे एक एक एंट्री को, ये लेस किया अब इतना बैलेंस, ये ऐड किया अब इतना बैलेंस, कैसे होगा। तो व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं, सिस्टम का लॉजिक टेस्ट करते हैं कि क्या सिस्टम सही इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा है। अगर सिस्टम का लॉजिक मुझे डाइजेस्ट हो गया कि हाँ यार सिस्टम का लॉजिक सही है, ये सही जगह से रेट ले रहा है, ये सही जगह से बैलेंस पिक कर रहा है, सही जगह से नंबर ऑफ डेज ले रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, बस बॉस मेरे को सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट चेक नहीं करना, इट इज करेक्ट। तो डेटा प्रोसेसिंग इज समथिंग विच ऑडिटर शुड अवेयर कि हाउ द डेटा इज प्रोसेसिंग, उसका लॉजिक क्या है। अगर वो सही है तो मेरी ऑडिट आसान हो जाएगी। तो यही हमने लिखा है यहाँ पे, फॉर ऑडिटिंग इन कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट ऑडिटर मस्ट हैव नॉलेज ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। मतलब अपने को ये नहीं बोल रहे हैं C++, जावा, ओरेकल सीखो ना, लॉजिक्स अपने को पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं लॉ। बच्चों बताओ लॉ की नॉलेज होनी चाहिए क्या, ऑडिटर को होनी चाहिए। कोई एग्जांपल दो ना फिर यार, जो आप पढ़ते हो वहीं से पूछ रहा हूं। हाँ बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, यस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लॉ में लिखा है क्या, फॉलो करना है, जस्ट ए क्वेश्चन बताओ। नहीं सही बोला है आपने, जस्ट एक्सटेंड कर रहा हूं आपकी बात। लिखा है क्या कहीं बच्चों, कहां लिखा है यार, कंपनीज एक्ट सेक्शन 133 लिखा है ना, ऐसा कहीं सेक्शन माइट भी हो सकता है, आप लोग लॉ के ज्यादा आगे आते हैं। तो 133 में ऐसा लिखा है, ऑल द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज प्रिस्क्राइब्ड बाय ICAI टू बी फॉलोड। तो सर कहीं लिखा है तभी तो हम बोल रहे हैं, नहीं फॉलो करोगे तो रिपोर्ट हो जाएगी भाई कि तुमने फॉलो नहीं किया, राइट। तो लॉ का नॉलेज, और छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते हैं। सर आप लोगों ने पढ़ा होगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, था ना बचपन में अपने को, था। चेक की वैलिडिटी कितनी होती है, 3 महीने होती है। मान लो आप ऑडिट करने गए, वहां पर एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आ रहा है, वो तो जानते सब अपन, सर चेक इशूड बट नॉट क्लियर्ड, बराबर, चेक इशूड बट नॉट क्लियर्ड। मैं ऑडिट करने गया हूं अभी सितंबर में, चेक इशू किया था मार्च में, अभी भी लिखा हुआ रहा है चेक इशूड बट नॉट क्लियर। भाई अब ये कभी क्लियर नहीं होगा, रिवर्स इट, करेक्ट, अब ये कभी क्लियर नहीं होगा, रिवर्स इट। कैसे पता चला, सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बोलता है चेक हैज ए लाइफ ऑफ 3 मंथ ओनली। तो यार लॉ की नॉलेज तो होना ही चाहिए। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं, आप ऑडिट कर रहे हो, P&L में आ रहा है प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का प्रोविजन कैसे बनेगा, सर इनकम टैक्स की एक रेट होगी, एक टैक्सेबल प्रॉफिट होगा, टैक्सेबल प्रॉफिट पर जब ये रेट लगेगी तब ये आएगा। मुझे रेट नहीं पता, मुझे टैक्सेबल प्रॉफिट कैसे आता है ये नहीं पता, तो कैसे कैलकुलेट करूंगा। सो ऑडिटर शुड हैव द नॉलेज ऑफ लॉज रेगुलेशन एप्लीकेबल टू दैट एंटिटी। ठीक है, ये बात क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये क्या होता है। एग्जाम्पल कोई FM के जितने भी चैप्टर हैं वो सब है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जैसे रेशियो एनालिसिस, बजटिंग, ये सब है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आपने कंपेयर किया, एक एंटिटी का लास्ट ईयर नेट प्रॉफिट था 10%, सर इस बार बढ़कर हो गया 21%।
पहले तो ये रेशो निकाला ना, ये रेशो निकाला ना, रेशो एनालिसिस लगा ना, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय टर्नओवर, तब तो नेट प्रॉफिट रेशो आया। फिर हमने दोनों नेट प्रॉफिट रेशो को कंपेयर किया सर, और हमने बोला यार भाई क्या गजब, 10 से 21%। अच्छा तो किया, पर मन में लड्डू फूटा। बताओ ना कैसे हुआ, हाउ दिस इज, क्या ये सही है? ऐसा तो नहीं कोई खर्चा ही बुक होने से रह गया, ऐसा तो नहीं इन्वेंट्री का वैल्यूएशन गलत हो, ऐसा तो नहीं एक सेल रिटर्न अकाउंट फॉर नहीं हुआ हो। समझ में आ रही बात? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कंसेप्ट लाइक रेशियो एनालिसिस, लाइक बजटिंग, ऑडिटर यूजेस व्हाइल डूइंग ऑडिट। ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं कि आपको इस एग्जाम्पल से ये बात याद आ जाए कि हाँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हमसे क्या लिंक है बच्चों। देन ऑडिटिंग एंड प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से मतलब है बच्चों कॉस्टिंग। कॉस्टिंग में मेरे हिसाब से शायद आपको प्रवीण सर सबसे पहला चैप्टर पढ़ाएंगे कॉस्ट शीट, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट मुझे ऐसा याद है कि कॉस्ट शीट सबसे पहले एक बेसिक कंसेप्ट होता है। कॉस्ट शीट क्या होता है? उसमें सारी चीजों की कॉस्ट आती है, लेबर, ओवरहेड, मटेरियल, ऐसी सब चीज की कॉस्ट आती है। क्या ऑडिटर को कॉस्ट शीट समझ में आनी चाहिए क्या बच्चों? बताओ, आनी चाहिए ना, तभी तो हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल पाएंगे, तभी तो सही ग्रॉस प्रॉफिट देख पाएंगे। तो सर ऑडिटर का एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कॉस्ट कैसे कैलकुलेट हो रही है उसको लेकर, इफेक्टिव कॉस्ट सिस्टम का, इससे उसको ऑडिट करने में हेल्प मिलेगी। तो ये बच्चों हमने सारे सब्जेक्ट्स के साथ एक ऑडिट का रिलेशनशिप देखा। 3 मार्क्स के अंदर कोई भी 3 आइटम आपको बच्चों इसमें पूछे जा सकते हैं, तो बहुत आसान होगा। चलो आगे, कुछ डाउट नहीं है और? चलिए अब आते हैं स्कोप ऑफ ऑडिट। आप चाहें तो कॉपी में लिखते जाएं, अदरवाइज आपको नोट्स मिलेंगे, वहां पर ये सारी चीजें होंगी, पर कोशिश कीजिएगा आप नोट के अलावा अपनी कॉपी में भी चीजें साथ साथ थोड़ी मार्क करते जाएं या वहां लिखें, इससे आप जुड़े रहते हैं थोड़ा। वरना कई बार इधर उधर चले जाते हैं, अरे यार बहुत सारी चिंताएं होती है। ठीक है, चलिए स्कोप ऑफ ऑडिट पर आते हैं साहब। स्कोप ऑफ ऑडिट से मतलब क्या है? पहले तो बच्चों स्कोप से क्या मतलब होता है यार? बेसिकली सामान्य भाषा में समझे, सिलेबस मतलब जिस बाउंड्री में काम करना है सर, क्या क्या करना है वो स्कोप होता है। करेक्ट है क्या? क्या क्या करना है वो स्कोप होता है बच्चों। तो स्कोप ऑफ ऑडिट, ऑडिट में हम क्या क्या कवर करेंगे? बहुत आसान सी चीजें पढ़ते हैं। पहला, auditor to satisfy that accounting information is reliable। अभी तो पढ़ा सब लिंक एक जैसी बात है ना। ये हमने अभी पहले दिन ही पढ़ा था कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड नॉट मिसलीड, तो हमने बोला था बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैच होनी चाहिए, उनका एविडेंस होना चाहिए। उन्हीं बातों को अब हम थोड़ा फॉर्मलाइज वे में पढ़ रहे हैं। स्कोप ऑफ ऑडिट, तो हमने बोला सर ऑडिटर को ऑडिट करना है तो चेक करना पड़ेगा कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलायबल है या नहीं है। रिलायबल मतलब सर बेस्ड ऑन एविडेंस होनी चाहिए। रिलायबल मतलब बेस्ड ऑन एविडेंस होनी चाहिए। आपने जो खर्चा लिखा उसका वाउचर दिखाओ, सेल करिए उसका बिल दिखाओ, एसेट खरीदिए उसका बिल दिखाओ। सो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी रिलायबल। दूसरा, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटरप्राइज आर कवर्ड। जिस एंटिटी का आप ऑडिट कर रहे हैं उसकी सारी चीजें आपको देखना चाहिए। सारी चीजें मतलब सर उस पे कौन से लॉ लग रहे हैं ये भी देखेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन से लग रहे हैं ये भी देखेंगे, सर क्या उन पे कोई केस चल रहा है क्या ये भी देखेंगे, सर क्या उनका कोई लिटिगेशन या क्लेम पेंडिंग है ये भी देखेंगे, कोई जीएसटी में पेनल्टी लगी है क्या ये भी देखेंगे। सो व्हाटएवर comes to our knowledge for that entity, everything we will covered under our checking. So all aspect of enterprise to be covered. इस पर भी एक क्वेश्चन भी बताने वाला हूं बच्चों। प्रॉपर डिस्क्लोजर और प्रॉपर क्लासिफिकेशन, यानी डिस्क्लोजर और क्लासिफिकेशन में कुछ फर्क है क्या बच्चों? 2 वर्ड हिंदी में बोलूं तो एक होता है प्रगटीकरण, एक होता है क्या क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? क्या बोलते हैं? डिस्क्लोजर का मतलब है प्रगटीकरण और क्लासिफिकेशन यानी कुछ उसको प्रेजेंटेशन को कुछ प्रस्तुतिकरण। हाँ अभी याद आया, सॉरी, कुछ बांटना जिसको बोलते हैं ना, ऐसा कुछ। आप सही बोल रहे हैं। हाँ तो बच्चों डिस्क्लोजर और क्लासिफिकेशन ये 2 चीजें की हम बात कर रहे हैं, चेक करना। डिस्क्लोजर क्या होता है?
नोट्स टू द अकाउंट समझते हो? नोट्स टू द अकाउंट, नोट टू द अकाउंट क्या है? बेसिकली डिस्क्लोजर। जैसे ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने अपनी सब्सिडियरी कंपनी से ट्रांजैक्शन किए, क्या टेक्निकली हम इसको बोले ये ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी है? यस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 बोलता है कि नोट्स में अलग से एक डिस्क्लोजर दो सर, वॉट एवर ट्रांजेक्शन डन विद रिलेटेड पार्टीज। इस बात को डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि हमने ड्यूरिंग द ईयर सब्सिडरी को इतना माल बेचा या उनसे इतना माल खरीदा। दिस इज व्हाट डिस्क्लोजर। क्लासिफिकेशन क्या है? सर एक एक्सपेंस को बांटा कि ये एक्सपेंस रिपेयर का है या इलेक्ट्रिसिटी का है। सर ये एक्सपेंस कैपिटल है या रेवेन्यू है। दिस इज व्हाट क्लासिफिकेशन। तो ये तो यार ऑडिटर का बहुत बेसिक काम है, चेक करना ही है ये तो, वरना प्रॉफिट ही गलत हो जाएगा या मिसलीडिंग हो जाएगा। सो ऑडिटर टू चेक वेदर ऑल द डिस्क्लोजर एंड क्लासिफिकेशंस आर डन करेक्टली। ठीक है, नेक्स्ट। अब बोल रहे हैं ऑडिटर नॉट टू परफॉर्म ड्यूटीज विच आर आउटसाइड हिज कॉम्पिटेंस। क्या मतलब हुआ इसका बच्चों? एग्जाम्पल, सर आप ऑडिटर हैं पंजाब ज्वेलर्स, इंदौर में अपने फेमस ब्रांड है पंजाब ज्वेलर्स, आप उसके ऑडिटर हैं। आप ऑडिट करने गए, उनके यहाँ इन्वेंट्री में बहुत सारे डायमंड होंगे ना। अब अपने को उन्होंने बोला सर ये वाला डायमंड जो है सर ये हीरा है सदा के लिए, सर ये वाला 1 करोड़ का है। दूसरा वाला दिखा है ये 1 लाख का है। हमने बोला भाई दोनों सेम चमक रहे हैं, क्या हम उसको वैल्यू कर सकते हैं? डू वी हैव कॉम्पिटेंस टू वैल्यू ए डायमंड? नो। सो विल नॉट परफॉर्म दिस वैल्यूएशन। फिर क्या करें सर? अरे एक्सपर्ट की हेल्प लेंगे, केबीसी ने सिखाया कॉल है एक्सपर्ट। राइट तो हम क्या करेंगे, बाजार में बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, एक एक्सपर्ट को हायर करेंगे और बोलेंगे भाई बता कौन सा 1 करोड़ का कौन सा 1 लाख का सही है क्या? उसकी रिपोर्ट पर रिलाई करेंगे। वो कैसे करना है उसके लिए भी एक स्टैंडर्ड है, वो भी पढ़ेंगे। तो यहां पर हमारे लिए बात जानने की क्या हो गई, भैया जो नहीं आता ना अपने को वो ना करो। वॉट इज आउटसाइड योर कॉम्पिटेंस यू शुड नॉट डू दिस। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल ऑडिट में होंगे। जैसे एक बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है बच्चों, क्या हम वैल्यू कर सकते हैं कितना % कंप्लीशन हो गया? नहीं यार, आर्किटेक्ट बताएगा, इंजीनियर बताएगा, हम कैसे कर लें वैल्यू? हमें तो दिख रहा है कि हाँ 7 मंजिल बनानी थी अभी 3 बनी है, पर कितना % कंप्लीशन हो गया ये तो सही तरीके से इंजीनियर या आर्किटेक्ट ही बता पाएगा। सो देयर आर सो मेनी सच एग्जाम्पल जहां पर हमारी कंपिटेंस नहीं होगी, उन कामों को हम नहीं करेंगे। तो जब भी यार स्कोप और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है ना बच्चों, हमेशा डूज और डोंट दोनों शामिल होते हैं। आपको घर से कोई बोले आज ये काम करता ना बेटा क्लास से आए जब, तो आप भी तुरंत एक बात ठोक दोगे, अच्छा फिर मैं साथ में ये भी करूंगा, या उधर जा रहा हूं तो ठीक है आज तो मैं ये लेता हुआ आऊंगा, या आज आप ये बनाना तो मैं ये लेता हुआ आता हूं। कंडीशन लगा देते ना अपन, कंडीशन अप्लाइड। तो जब भी स्कोप या रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है वहां डूज और डोंट दोनों को मिलाकर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो मैं क्या नहीं करूंगा वो भी तो स्कोप में डालो यार सर, वरना आप तो बोलोगे आपने तो बताया ही नहीं हीरा 1 करोड़ का कैसे है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। If any constraint for forming opinion, auditor to specify in report and accordingly form opinion। क्या मतलब हुआ सर? हमने ऑडिट के अभी डेफिनेशन में पढ़ा था, हमारा ऑब्जेक्टिव है ओपिनियन देना। मान लो ओपिनियन देने में कोई कंस्ट्रेंट है, कैसे कंस्ट्रेंट हो सकती है बच्चों? आप एक एंटिटी का ऑडिट कर रहे हो, उसकी 6 मंथ की बुक्स ऑफ अकाउंट एक फायर हुई थी, उसमें वाउचर सारे जल गए। लो अब कहीं ना कहीं तो एक कंस्टेंट आ गया मेरी ओपिनियन देने पर ओपिनियन तो दे रहा हूं मैं, क्या करें? जो भी कंस्टेंट है उसको अपनी रिपोर्ट में सुइटेबली इनकॉर्पोरेट करो। बताओ कि बॉस 6 महीने के रिकॉर्ड्स जल गए थे, हमने अल्टरनेटिव इतने रिकॉर्ड मिले, उनसे कंफर्ट लिया, इसलिए ऐसी ओपिनियन दे रहे हैं। सो वॉट एवर कंस्टेंट कम टू योर नॉलेज विच अफेक्ट योर ऑडिट, बता दो, लिख दो रिपोर्ट में। बच्चों एक वर्ड बहुत अच्छे से याद रखो, ट्रू एंड फेयर। ट्रू एंड फेयर, हम जो करेंगे ट्रू एंड फेयर, जो भी बात होगी वो सही सही बता देंगे। अपना काम है भैया ऐसी रिपोर्ट बनाओ कि मेलोडी खाओ खुद जान जाओ।
अरे ऐसा ही है, अपन पूरे ऑडिट में ये बात करता हूं मैं हमेशा, रिपोर्ट ऐसी होनी चाहिए, सामने वाले ने पढ़ी बोला वाह, समझ में आ गया क्या करना है, बस अपना यही काम है, लगाओ और भागो। ठीक है, तो ये 5 चीजें बच्चों मैंने बताई स्कोप की, क्विकली रिवाइज करता हूं। पहला, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलायबल होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर सही होना चाहिए, ये हम चेक करेंगे, एक एंटिटी के सारे एस्पेक्ट हम कवर करेंगे, जो हमारी इस कॉम्पिटेंस से बाहर है वो काम नहीं करेंगे, अगर कोई कंस्टेंट ओपिनियन बनाने में हुई है तो सुइटेबली रिपोर्ट में इनकॉर्पोरेट करेंगे। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, स्कोप ऑफ ऑडिट। ये बच्चों 8 पॉइंट है, यहां पर आपको सामने आंसर में यस और नो लिखना है सभी को अपनी कॉपी में। आप क्वेश्चन ना भी लिखें चलेगा, पॉइंट 1 से लेकर 8 तक सामने यस और नो लिखिए कि क्या ये स्कोप में शामिल है या नहीं। पहला पॉइंट, coverage of all aspect of entity relevant to financial statement being audited। आपका आंसर यस है या नो लिखो, लिखो और एक बार 8 के आंसर लिखो, 8 पॉइंट के सामने यस नो आपका जो भी आंसर है वो लिखो आप, फिर अपन डिस्कस करते हैं। आठों में कोई पॉइंट पढ़ के ऐसा लगे कि समझ नहीं आया इनमें से कि ये क्या है तो बताइए आप मुझे। 1 क्लियर सबका। सेकंड, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, क्या ये ऑडिट के स्कोप में है, देख लीजिए। प्रॉपर डिस्क्लोजर। 4th, एक्सप्रेशन ऑन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पूछ सकता हूं क्या किसी से, किसी को ऐसा बुरा तो नहीं लगेगा ना, मेरे से पूछो किसी से भी 1 by 1। बच्चों 1 to 4 तक किसी का डाउट क्या? 1 to 4 तक, 1 to 4 तक का आंसर यस और नो? ऑल यस। 1 to 4 तक ऑल यस, पक्का? मिले सुर मेरा तुम्हारा। 4th वाला नो है। 4th क्या है? एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाउ मेनी सेज नो बेटा? नो। बेटा लॉजिक बताओ क्यों नो, कैसे नो बोला आपने? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर ओपिनियन नहीं देना है आपने को कि देना है? डिस्कस कर रहे, कोई बात नहीं, आराम से बताओ, देना है कि नहीं देना है? देना है कि नहीं देना है? नहीं देना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर ओपिनियन देना है कि नहीं देना है? नहीं देना है। तो अपनी रिपोर्ट में क्या देंगे? अपनी रिपोर्ट में क्या देंगे? ऑडिट के ऑब्जेक्टिव पे आऊं बच्चों वापस। टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयरऑन। मिला आपको? मिला बच्चा? समझ में आया? ये देना है कि नहीं देना ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर? देना है ना। अरे वही तो अपनी रिपोर्ट है, वही तो अपनी ऑडिट ओपिनियन है। सो एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दिस इज द मेन डिलीवरेबल। तो 4th भी बच्चों यस है। किसी का डाउट है तो प्लीज हंसो, मुस्कुराओ और कह डालो हाँ बेटा। हाँ, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यस। हाँ तो लेकिन सफिशिएंसी मैंने चेक की, ये मेरे स्कोप में है या नहीं है? है तो स्कोप में यस हो गया ना बेटा। ठीक है बात। 5th पॉइंट पे आ जाऊं बच्चों। 4th तक ऑल क्लियर, 5th पे आ जाऊं। 5th पॉइंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर करेगा क्या? ऑडिटर करेगा क्या? अरे अपने नाम में अकाउंटेंट लिखा है पर अपन अकाउंटिंग नहीं करते हैं यार, अपन ऑडिट करते हैं। थंब रूल ऑडिट का, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एंटिटी। हम कभी नहीं, अपन तो भैया गलती निकालने का काम करेंगे, अपन तो राय चंद जी हैं, राय देंगे।
ठीक है, अपना काम बनाने का नहीं है। सो दिस फिफ्थ पॉइंट इज नो, दिस इज नॉट स्कोप ऑफ ऑडिट, दिस इज नॉट एट ऑल स्कोप ऑफ ऑडिट। पक्का सब क्लियर है? चलो आगे। 6 पॉइंट, ड्यूटीज आउटसाइड द स्कोप ऑफ कॉम्पिटेंस ऑफ ऑडिटर, वही हीरा है सदा के लिए। नो, एक्सपर्टीज इन ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, हाँ ये थोड़ा सोचते हैं। यस, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं फिर आप बताइएगा। ड्यूरिंग द ईयर आपको एक एक्सपेंस मिला रिपेयर एंड मेंटेनेंस का, ठीक है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का एक एक्सपेंस मिला। आपने बोला सर इसका वाउचर लाके दीजिए, बिल लाके दीजिए। तो मैनेजमेंट ने एक बिल लाके दिया, थोड़ा पुराना सा, थोड़ा खराब हुआ हुआ सा, और हमें ऐसा लगता है यार ये बिल फेक है। उन्होंने खुद से ही प्रिंट आउट निकाल के बनाया है और रामलाल का साइन किया है। हो सकता है क्या ऐसा? बचपन में किसी ने साइन किए पापा मम्मी के मार्कशीट वगैरह टेस्ट कॉपी पे? तो हो सकता है ना ऐसा, हो सकता है ना ऐसा। कभी ऐसा तो होगा नहीं अपने हाथ में एक डॉक्यूमेंट आया और पीछे से गाना बजा, गोलमाल है सब गोलमाल है। अरे ऐसा होगा क्या? ऐसा तो हेरा फेरी में होता है सर, इधर कहाँ होता? तो एक डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी मतलब क्या वो डॉक्यूमेंट जेन्युइन है यार, ये अपन कैसे चेक करें यार, ये अपन कैसे चेक करें? कर सकते हो क्या? बताओ मुझे, कर सकते हो क्या? नो, वी आर नॉट एक्सपर्ट ऑफ दिस। अपन थोड़ी फॉरेंसिक ऑडिट कर रहे हैं, अपन फॉरेंसिक ऑडिट थोड़ी कर रहे हैं कि इस कागज को उठाओ दया और लैब में ले चलो। राइट अपन फॉरेंसिक ऑडिट थोड़ी कर रहे हैं। सो ऑथेंटिसिटी मतलब ये डॉक्यूमेंट कितना जेन्युइन है, दिस वी कैनॉट चेक। सॉरी, अब मन में बहुत सारे ख्याल आ गए, फिर करना क्या है अपने को? हम हमारे हिसाब से सारे प्रोसीजर लगाएंगे। जैसे हमारे पास एक बिल आया, हमें लगता है इसकी जेन्युइनिटी डाउटफुल है, हम क्या बोलेंगे? सर इसका पेमेंट दिखाओ। यही कर सकते हो ना, इसका पेमेंट दिखाओ। सर ये रिपेयर कहां पर हुई है हमें थोड़ा बताओ, दिखाओ। सर क्या इसका और कोई रिकॉर्ड मेंटेन्ड है, कुछ बताओ। आपको जितनी सारी इंक्वायरी करनी है, सब करनी है, वो सारी चीजें कीजिए। लास्ट में मैनेजमेंट को बोलो सर लिख के दो, ड्यूरिंग द ईयर दिस मशीन हैज बीन रिपेयर्ड एंड एक्सपेंस इंकर्ड फॉर ₹1 लाख, नीचे साइन करके दो सर आप। ये वॉट एवर एविडेंस यू कैन गेट वो सब लो। उस सब के बाद भी ऐसा लगे नहीं 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 मजा नहीं आ रहा, तो आपके पास तो ब्रह्मास्त्र है ना, अपना ओपिनियन लिख डालो उधर। क्या भाई हमारी ओपिनियन, बाकी सब ठीक है सिवाय वो रामलाल जी का रिपेयर बिल। बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ ओपिनियन में, कैसी ओपिनियन होती है, पर हमारे स्कोप से बाहर है सर कि यह डॉक्यूमेंट हाथ में आए और हम बोल दें हाँ हाँ बराबर बराबर, नहीं। सो ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट आउट ऑफ द स्कोप ऑफ ऑडिट। ध्यान रखिएगा वर्ड ऑथेंटिकेशन की बात हो रही है, ठीक है बच्चों, चेकिंग की नहीं। चेकिंग ऑफ डॉक्यूमेंट इज अवर स्कोप। कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। लास्ट, इन्वेस्टिगेशन ऑडिट में शामिल होता है क्या? नो, नॉट एट ऑल। इन्वेस्टिगेशन इज नॉट पार्ट ऑफ ऑडिट। कल हमने पढ़ा था सर इन्वेस्टिगेशन तो लड़ाई झगड़े से शुरू होता है, डिस्प्यूट से होता है, एक पर्टिकुलर मैटर में आउटकम के लिए होता है। ऑडिट में ऐसा कुछ नहीं होता। सो दिस इज इन्वेस्टिगेशन आउट ऑफ स्कोप ऑफ ऑडिट। बच्चों ये 8 पॉइंट एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट। आपको एमसीक्यू में इसमें से कोई पॉइंट डाल दिया जाएगा विच इज नॉट स्कोप ऑफ ऑडिट, और कोई एक पॉइंट होगा लास्ट 4 में से या उल्टा जैसा भी। तो ये एमसीक्यू के लिए आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज कि क्या क्या ऑडिट के स्कोप में शामिल नहीं है, ठीक है। चलो आपके लिए क्वेश्चन, अब जो हमने 2 चीजें पढ़ी बच्चों, ऑडिट के स्कोप में क्या शामिल है, ऑडिट की डेफिनेशन, ऑडिट इन्वेस्टिगेशन का डिफरेंस, ये सब बातों पर बेस्ड आपके लिए एक केस स्टडी पढ़िए आप, फिर अपन डिस्कस करेंगे। आप पढ़िए पहले आराम से। बेटा पीछे विजिबल है? बताओ, मॉड्यूल में भी अपना इंदौर।
क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो भी पूछिएगा पहले। समझ में आया क्या? केस स्टडी पढ़ लिया क्या सबने बच्चों? इंदौर में कोई कंपनी है सर, ठीक है, उसके ऊपर उसके ऑडिटर हैं जोहा एन जोहा। जब वो ऑडिट कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि उस कंपनी को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, बहुत पावरफुल एजेंसी लाइक सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उन्होंने नोटिस दिया है फॉर एनवायरमेंटल नॉन कंप्लायंस का हेफ्टी अमाउंट की पेनल्टी का। पहले तो ये बताओ, ये हेफ्टी अमाउंट की पेनल्टी का नोटिस दिया है, क्या इसका बुक्स में कोई ट्रीटमेंट होना चाहिए क्या? टेल मी। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? देखो, जहां जहां अकाउंटिंग है बच्चों, वहीं वहीं अपना ऑडिट चलता है। तो अकाउंटिंग सही है या नहीं, ये चेक करने के लिए ऑडिट होता है। तो पहले अकाउंटिंग समझ में आनी चाहिए। तो ये एक पेनल्टी का नोटिस आया, मुझे बताओ क्या इसका बुक्स में कुछ ट्रीटमेंट होगा क्या बच्चों? प्रोवाइड करना पड़ेगा, प्रोविजन बनाना पड़ेगा, बुक करना पड़ेगा। पॉसिबल है? चलो, हम कंपनी का व्यू है कि अरे ये तो अपन लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। गलत नोटिस आया है, गलत नोटिस आया है। लड़ेंगे अपने वकील राम जेठमलानी जी, सवाल ही पैदा नहीं होता कि पेनल्टी लग जाए। डिस्क्लोजर करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब साहब कंपनी के ऑडिटर ने मैनेजमेंट को बोला कि सर ये एक नोटिस रिसीव हुआ है, इतने इतने अमाउंट की पेनल्टी लग सकती है, ये बात आप नोट्स टू द अकाउंट में बताओ। मैनेजमेंट बोलता है यार यू आर क्रॉसिंग द लिमिट्स। बोले हद में रहो यार। अब ये सही है क्या? मैनेजमेंट का व्यू सही है क्या? क्या हमें इस डिस्क्लोजर को करवाना चाहिए? ये हमारे स्कोप में है क्या? एनवायरमेंटल लॉज, पृथ्वी अग्नि जल आकाश, सबकी सुरक्षा हमारे पास। अरे हम करेंगे क्या? क्या अपने को बताना है ये? समझ में आ रही है मेरी बात? क्या ये अपने लिए रिलीवेंट है? एक और एग्जांपल बताता हूं, चलो एक और एग्जांपल बताऊं। पीतमपुर में एक कंपनी का मैं ऑडिट करने गया, ठीक है। वहां पर थोड़ा सा पॉल्यूशन वाला, मतलब वो धुआं हुआ निकलता था, तो उन्होंने एक चिमनी बना रखी है। मैं हमेशा ज्यादा देखता था, अरे यार इतनी ऊंची चिमनी है। एक दिन जब वहां गया, उसी दिन वहां पे पॉल्यूशन वाले भी आए हुए थे। उन्होंने बोला अरे ये तो नॉन कंप्लायंस है। मैंने कहा क्या नॉन कंप्लायंस है? बोले सर ये चिमनी जो है 21 मीटर की होनी चाहिए, इन्होंने 18 मीटर की बना रखी है। तो मैं चढ़ के देखूं क्या ऑडिटर? 21 मीटर की है कि 18 की? धुआं तीसरी मंजिल तक जा रहा है कि चौथी? मुझे देखना है ये। बताओ आप फिर ये स्कोप में है कि नहीं है? प्रैक्टिकल केस, दोनों प्रैक्टिकल केस एकदम आपके सामने चीजें। हमने अभी पढ़ा था सर ऑडिट और लॉ में कुछ तो है तुझसे राबता, अभी पढ़ा अपन ने। अब बताओ मुझे, क्या ऑडिटर के स्कोप में है ये? यस है बच्चों, ये बिल्कुल है सर। कंप्लायंस ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन अफेक्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज विद इन अवर स्कोप। बराबर है क्या? डाउट है क्या कुछ? किसी को डाउट है बच्चों प्लीज? तो एनी कॉन्ट्राडिक्ट व्यू मोस्ट वेलकम, बताएं आप। हमने क्या बात की? फिर से लाइन बोलता हूं बच्चों, एनी लॉ और रेगुलेशन अफेक्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, any law or regulation affecting financial statement is within the scope of audit। तो सर इधर एक पेनल्टी लग सकती है बड़ी, हाँ ना यार, फिर अपने स्कोप में है ना। आप बोल रहे हो नहीं लगेगी, कोई बात नहीं, कंटिंजेंट लायबिलिटी भी तो बताते हैं सर, बताओ ना नीचे, बताओ ना सर, आप डिस्क्लोज करो ना। शेयर होल्डर को पता होना चाहिए, मालिक है वो कंपनी के, उन्हें पता होना चाहिए। कल को नहीं हुआ आपका व्यू करेक्ट तो इसलिए आप डिस्क्लोज कीजिए। सो वॉट एवर सच थिंग कम्स इट इज विद इन द स्कोप ऑफ ऑडिट। तो हम बोलेंगे ऑडिटर का व्यू करेक्ट है, नोट्स टू अकाउंट में इसका डिस्क्लोजर की बात करना इज विद इन द स्कोप ऑफ ऑडिट, विद इन द स्कोप ऑफ ऑडिट। ये मॉड्यूल में दिया है बच्चों केस स्टडी, आपको आंसर भी वहां पे दिया है, हमने डिस्कस किया। आपको कोई डाउट हो तो बता। रिलेट हो गया ये सबको अभी? चलो आगे, एक और केस स्टडी बच्चों, ये भी पढ़ना है आपको।
क्या ये चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट कर रहे हैं? वेदर दिस इज ऑडिट व्हाट दिस पर्सन इज डूइंग? एनी अदर व्यूज? क्या है कि सर एक कंपनी ने फायर का कुछ क्लेम लगाया, तो इंश्योरेंस कंपनी जब कोई क्लेम लगाता है तो जनरली एक सर्वेयर, इंश्योरेंस सर्वेयर को अपॉइंट करती है कि जाओ देख के आओ कितना लॉस हुआ है, उस अकॉर्डिंग हम क्लेम सैंक्शन करेंगे। इंश्योरेंस कंपनी को कुछ डाउट हुआ होगा तो उन्होंने सर्वेयर के साथ एक सीए को भी अपॉइंट कर दिया कि सर आप वो सर्कमस्टांसेस देख के आओ, देखो कि ये लॉस सही है क्या, किन रीजन से आग लगी, आप भी जाओ। क्या ये ऑडिट है? नहीं सर, द सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस, लॉस क्यों हुआ, कैसे हुआ, इट इज ए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रेदर देन ऑडिट। सो दिस इज ए इन्वेस्टिगेशन, नॉट ऑडिट। दिस इज ए इन्वेस्टिगेशन नॉट ऑडिट। तो बच्चों क्वेश्चन ऐसा आ रहा है, सीधा सीधा नहीं आता है, इसलिए समझ में आना पहले जरूरी है, तभी याद रख पाएंगे बच्चों। हमें ये समझ में आना जरूरी है कि क्या मेरे स्कोप में शामिल है, हाउ इन्वेस्टिगेशन इज डिफरेंट फ्रॉम ऑडिट, तब अपन इस बात को सही से कैच कर पाएंगे। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? चलो बच्चों आगे। ये दोनों केस स्टडी मॉड्यूल की है, सेम 2 और 3 इसी नंबर से आप देख लीजिएगा, कोई डाउट हो तो कल वापस बात कर लेंगे। चलो अब 2-3 छोटे छोटे टॉपिक, जस्ट टर्मिनोलॉजीज, उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है? चलो आगे पक्का। नेक्स्ट टॉपिक, एक टर्म है बच्चों, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। जैसे हम पूरे ऑडिट में आगे बोलेंगे AFRF, AFRF, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फॉर्मेट। इसके नाम से इसका मतलब निकाल लेते हैं। एप्लीकेबल यानी लागू है कोई चीज, फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होता है सर? वो तरीका जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, वो तरीका जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट किए जाते हैं, वो सब कहलाता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो सर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जैसे एग्जांपल, एक इंश्योरेंस कंपनी है, एक बैंकिंग कंपनी है, एक नॉर्मल कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट है, 3 कंपनियां हैं। क्या तीनों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेम फॉर्मेट में होंगे बच्चों? क्या तीनों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट सेम है क्या? है क्या? नो, नो सर। कंपनीज के लिए बैलेंस शीट और P&L का फॉर्मेट शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट में बताया गया है। सर बैंकिंग कंपनी के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में बताया है। सर इंश्योरेंस कंपनी के लिए इंश्योरेंस रेगुलेशन एक्ट में बताया है। तो सर इंश्योरेंस कंपनी उनके एक्ट ने जो बोला उस फॉर्मेट में फाइनेंशियल बनाएगी, बैंकिंग कंपनी बैंकिंग एक्ट के फाइनेंशियल बनाएगी, और नॉर्मल कंपनी शेड्यूल 3 के बनाएगी। तो मतलब क्या हो गया? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क वो फ्रेमवर्क होता है जिसके अकॉर्डिंग एंटिटी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, जो उस पर लागू होता है। जैसे कंपनी पर क्या एप्लीकेबल हो गया? शेड्यूल 3। सो शेड्यूल 3 इज एन एग्जांपल ऑफ AFRF। Schedule 3 is an example of AFRF, a framework adopted for preparation and presentation of financial statement। बराबर है क्या बात? अरे बड़े बड़े तरीके से लिखना ही तो सीखना है अपने को ऐसा। अरे सर सीधी बात यह है कि जिस प्रारूप को फॉलो करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया वो AFRF है। कैसे लिखें इस बात को? सर ए फॉर्मेट एप्लीकेबल टू एंटिटी विच इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हो गया, ठीक है? अपने शब्दों में लिख सकते हैं अपन, जब तक की मीनिंग इधर का उधर ना हो। So AFRF means a format applicable on that entity for preparation and presentation of financial statement. Example मैंने आपको बताया Schedule 3 of the Companies Act। बच्चों क्या ऑडिटर को इससे कुछ लेना देना है क्या? टेल मी। AFRF से ऑडिटर को कुछ लेना देना है बेटा? अच्छा आपने कंपनी की बैलेंस शीट देखी है? इंडिया में कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखे हैं कुछ? ऐसे 2 कॉलम होते हैं क्या? एक करंट ईयर, एक प्रीवियस ईयर, ऐसे होते हैं। क्यों 2 कॉलम बना रहे हैं फालतू में?
Because Schedule 3 prescribed this format, no one can change it. Because Schedule 3 prescribed, जैसे मैं तो ऑडिटर हूँ बहुत सारी कंपनीज का, मान लीजिए कंपनी अभी इसी साल रजिस्टर हुई, तो भी हम उसका प्रीवियस ईयर का कॉलम देते हैं और वहां नील 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 लिखते हैं, नीचे नोट लगाते हैं, बीइंग फर्स्ट ईयर ऑफ द कंपनी प्रीवियस ईयर फिगर्स नॉट अवेलेबल, क्योंकि शेड्यूल 3 में छेड़ नहीं कर सकते बाबा। समझ में आई मेरी बात? क्यों? क्योंकि वो क्या है, AFRF, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एक्ट ने बोल दिया, फॉलो करना पड़ेगा ना यार, कोई चॉइस है क्या? नो। तो ऑडिटर के लिए कैसे रिलीवेंट हुआ सर? हम सबसे पहले तो यही देखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में बाबा AFRF फॉलो हुआ है कि नहीं। अगर AFRF ही फॉलो नहीं हुआ, AFRF एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, अगर वो ही फॉलो नहीं हुआ तो बोलेंगे जाओ पहले ये बना के आओ यार, फिर ऑडिट के लिए आना। समझ में आई बच्चों बात? बच्चों धीरे धीरे चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। अभी तक ये जो फॉर्मेट था ना, जो आपको मैंने बताया करंट ईयर प्रीवियस ईयर, ये सिर्फ कॉर्पोरेट एंटिटीज पर एप्लीकेबल था। 1 अप्रैल 2024 से नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज पर भी ऐसा ही फॉर्मेट ICAI ने दे दिया है, किसी एक्टर ने नहीं दिया, क्योंकि नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी तो कोई एक्ट होता ही नहीं है। मान लो एक प्रोप्राइटरशिप है, सुरेश किराना, गणेश किराना, उस पर तो कोई एक्ट लगता नहीं। लेकिन अगर वो भी अपना ऑडिट करवाता है तो उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे कॉलमर फॉर्म में बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ICAI ने नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज का एक फॉर्मेट दे दिया है जो 1 अप्रैल 2024 से लागू है, 1 अप्रैल 2023 से रिकमेंडेटरी था। तो चीजें ऐसे कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं। तो AFRF समझ गए बच्चों सब? तो इससे अपना बहुत काम पड़ेगा। पूरे ऑडिट में बार बार ये वर्ड आएगा, चेक द AFRF, चेक द AFRF। अब अपन समझ जाएंगे कि चेक द AFRF का मतलब क्या है, कि कंपनी ने उस पर जो फॉर्मेट लागू है उसके अनुसार फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए कि नहीं बनाए। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं सर, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्या है? शिवाजी के जमाने के हिस्टोरिकल मतलब सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ए थिंग ऑफ पास्ट और फ्यूचर? ए थिंग ऑफ पास्ट, ऑलवेज हिस्टोरिकल, always historical. Whatever happened, that is presented in this. So nothing different. Financial statement is nothing but historical financial statement which we covered under audit. तो ये वर्ड भी यूज होगा आगे, इसलिए मैंने आपको जस्ट कवर कर लिया। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं जो पास्ट पीरियड के लिए बनाए गए हैं और जिनको हम ऑडिट करेंगे। दैट इज हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये एग्जाम में कभी भी लिखने नहीं आने वाले बच्चों की, बताओ AFRF क्या होता है। ऐसा होगा तो फिर अपना 76 भी क्रॉस हो जाएगा, है ना। ये अपने समझने के लिए है, तो आप बस इसको समझ अच्छे से जरूर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं एंगेजमेंट। वाह, लड्डू फूटा, वो वाली नहीं है ये। एंगेजमेंट, एंगेजमेंट से क्या मतलब है साहब? आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है बच्चों? एग्रीमेंट, करेक्ट, वही मैं आ रहा था। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है आपने, राइट। तो सर एक कंपनी ने ऑडिटर को ऑडिट करने के लिए अपॉइंट किया। इट इज एन एंगेजमेंट बिटवीन कंपनी एंड ऑडिटर। तो हमारी सर्विसेज के लिए, जब भी हम कोई सर्विसेज के लिए एग्री होते हैं, इट इज जस्ट एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टी एंड ऑडिटर या पार्टी एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट। दिस वी कॉल्ड एंगेजमेंट। पढ़ लेते हैं एक बार इसको। एंगेजमेंट मीन्स एन अरेंजमेंट टू डू समथिंग। ठीक है ना बात? जरूरी थोड़ी ऑडिट ही। मेरे पास एक क्लाइंट आया ऑफिस में, उसने बोला सर हमारी GST का कंसल्टेंसी आप दोगे क्या? हमने बोला हाँ हाँ बैठे ही इसलिए भाई, तैयार हैं। अपन तो ऐसे ही बोलते हैं वाकई में भी, सर बिल्कुल जो भी काम आप बोलो हो जाएगा, अंडर वन रूफ, ऐसा ही बोलते हैं। थोड़ी मार्केटिंग प्रैक्टिस की भी, है ना। ठीक है। तो साहब एंगेजमेंट का मतलब किसी भी काम के लिए कोई आया, उसने हमें एक काम ऑफर किया एंड वी अग्री, तो ये क्या हो गया बच्चों? एंगेजमेंट। तो हमने बोला एंगेजमेंट मीन्स एन अरेंजमेंट टू डू समथिंग, टू डू समथिंग।
formal agreement between auditor and client under which auditor agrees to provide auditing services. Such engagement agreement called engagement letter. ये पढ़ेंगे आगे सारी चीजें. तो engagement का मीनिंग भी समझ में आ गया. तो हमने 3 टर्मिनोलॉजीज पढ़ी अभी. AFRF यानी एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जो एक एंटिटी पर लगता है उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर और प्रेजेंट करने के लिए. ठीक है. दूसरा हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो पास्ट पीरियड का डेटा बताते हैं उन्हें हम बोलते हैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. कोई और भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो सकते हैं क्या? क्या फ्यूचर के हो सकते हैं क्या? नहीं होते तो फिर ये बात ही नहीं होती. हो सकते हैं. प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. प्रोविजनल बच्चों आप लॉ में पढ़ेंगे. प्रोस्पेक्टस जानते हैं सब? प्रोस्पेक्टस वर्ड जानते हैं? जब एक कंपनी इशू लाती है तो प्रोस्पेक्टस इशू करती है. उसमें कई तरह की वैरायटी होती है. लाल, हरा, काला, पीला, गुलाबी, हरा, नीला, होता है ना. रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, समथिंग समथिंग, है ना. तो प्रोस्पेक्टस होता है बच्चों. राइट. प्रोस्पेक्टस के अंदर एक कंपनी अगले 5 साल के प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट डालती है ताकि इन्वेस्टर को पता चल जाए हमारे पैसे का क्या होने वाला है आने वाले सालों का. उन्हें कहते हैं प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. उनका भी चेकिंग होता है, वो एक अलग चीज है. अभी अपन जो पढ़ रहे हैं तो हिस्टोरिकल मैंने समझा दिया. हिस्टोरिकल विच रिफ्लेक्ट्स डेटा ऑफ पास्ट पीरियड. एंगेजमेंट हमें समझ में आ गया. डन. चलिए साहब, टाइम है ना अपने पास? हाँ है. वेरी गुड. तो बच्चों अब ये एक छोटा सा और टॉपिक, अब छोटे छोटे 1-2 कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ लास्ट में. कोई डाउट तो नहीं है? ज्यादा तो नहीं हो गया कुछ? कंटिन्यू करें ना अच्छे से कि रिपीट ही करूँ वापस? करें कंटिन्यू. चलो. टाइप्स ऑफ ऑडिट. टाइप्स ऑफ ऑडिट बच्चों, ऑडिट तो मल्टीपल तरह के हैं. उनका बेसिस बहुत अलग अलग है. अभी हम सिर्फ एक बेसिस को पकड़ के वैरायटी पढ़ रहे हैं. वो बेसिस क्या है? बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट. रिक्वायरमेंट मतलब क्या ऑडिट कराना पड़ेगा कि नहीं कराना पड़ेगा. So based on the requirement of audit, there are 2 types of audit we are having. Based on the requirement of audit, we are having 2 types of audit. पहला जो है वो है statutory या mandatory audit. Statutory या mandatory audit मतलब सर मैंडेटरी, कंपलसरी करना ही पड़ेगा ऑडिट. जैसे मैंने एक ऑडिट किया अभी 4-5 दिन पहले, कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट साइन किया. उसका टर्नओवर था 0, एक्सपेंसेस के अंदर 10,000 रुपए थे. वो थी मेरी ऑडिट फीस. बाकी पूरा 0. बैलेंस शीट में 2 फिगर थे, 3 फिगर थे बैलेंस शीट में. ऊपर थी शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए. फिर लाइबिलिटीज में लिखा था 10,000 रुपए ऑडिट फीस प्रोविजन. बैंक में थे 1 लाख रुपए. दैट्स इट. दैट्स इट. कंपनी का साइज भी तो देखो. तो साहब ऐसी कंपनी का ऑडिट करना पड़ेगा. 0 टर्नओवर, 0 एक्सपेंस. हाँ ना, करना पड़ेगा ना. कौन कहता है करना पड़ेगा? सर कंपनीज एक्ट कहता है कि करना ही पड़ेगा. तो सर क्या ये मैंडेटरी ऑडिट है? हाँ मैंडेटरी ऑडिट है. क्या ये स्टैट्यूटरी ऑडिट है? यस ये स्टैट्यूटरी ऑडिट है. बिकॉज द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट इमर्ज ड्यू टू ए प्रोविजन ऑफ लॉ. समझ में आई क्या बच्चों बात? एक ऐसा ऑडिट जिसकी रिक्वायरमेंट स्टैट्यूट में दी गई है, उस लॉ में दी गई है, उसे हम कहते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट. एग्जाम्पल कंपनी का ऑडिट कहां लिखा है? कंपनीज एक्ट में लिखा है. और एग्जाम्पल सर सोसाइटी का ऑडिट कहां लिखा है? सोसाइटी एक्ट में लिखा है. बैंक का ऑडिट सर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में लिखा है. इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिट इंश्योरेंस एक्ट में लिखा है. कॉस्ट ऑडिट सर कंपनीज एक्ट में लिखा है. कॉस्ट ऑडिट भी कंपनीज एक्ट में ही है बच्चों. और ऐसे ऑडिट हो सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का ऑडिट. इलेक्ट्रिसिटी कंपनी या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का ऑडिट. तो बच्चों यहां पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय मैंडेटरी ऑडिट? गिव एग्जांपल ऑफ सच ऑडिट्स.
ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था जिसके अंदर आपको 3 एग्जाम्पल देने हैं और डेफिनेशन बताना है। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट या ऑडिट रिक्वायर्ड अंडर लॉ हमने समझ लिया क्या होता है सर। ऐसे ऑडिट विच इज रिक्वायर्ड ड्यू टू स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। इसके एग्जांपल सर कंपनी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, 3 तो बढ़िया याद हो गए। कंपनी, बैंकिंग, इंश्योरेंस। सर एक प्रवीण सर का कॉस्ट वाला एक कॉस्ट ऑडिट हो गया। इसमें आप इनकम टैक्स का ऑडिट लिख सकते हैं क्या? वो टैक्स का ऑडिट होता है इसलिए नहीं, वो बुक्स ऑफ अकाउंट का फाइनेंशियल ऑडिट नहीं होता। चलिए, तो ये हो गया स्टैट्यूटरी ऑडिट। दूसरी वैरायटी क्या हो सकती है? वॉलेंट्री ऑडिट। ये भी कोई करवाएगा क्या कि आ बैल मुझे मार? वॉलेंट्री ऑडिट मतलब एक व्यक्ति को ऑडिट की कोई दरकार नहीं है, कोई लॉ नहीं बोलता। जैसे गणेश किराना स्टोर, प्रोप्राइटरशिप है, एक इंडिविजुअल व्यक्ति इसका प्रोप्राइटर है, कोई नहीं बोलता उसको कि भैया ऑडिट कराना कंपलसरी है। फिर भी क्या वो ऑडिट करवाएगा? करवाएगा क्या? बताओ ना मुझे, क्यों करवाएगा वो? इसलिए कि मोहित सर को फीस देना है? क्यों करवाएगा यार? उसको लोन लेने के लिए जरूरत पड़ सकती। गुड। और क्या? वैल्यूएशन। हाँ, ये बेटर कंट्रोल के लिए करवा सकता है। सो देर आर सर्टेन एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट ड्यू टू विच वन पर्सन कैन गो फॉर वॉलेंट्री ऑडिट। जैसे बैंक से लोन लेना है, यस बिल्कुल हो सकता है ऐसा। आपने बचपन में पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा है, वहां एक कंसेप्ट होता है ना, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरिंग ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर। अब एक पार्टनर का मिड ऑफ द ईयर में एडमिशन हो रहा है, हमने उसको बोला भाई आज तक के प्रॉफिट का 6% का तेरा शेयर है, उसके हिसाब से इतने रुपए बन रहे हैं। मान लेगा क्या ऐसे ही? वो बोलेगा ना यार कैसे पता 6% के इतने बन रहे हैं? बोले ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो पार्टनरशिप एक्ट में कहीं नहीं लिखा ऑडिट करना कंपलसरी है, कहीं नहीं लिखा। पार्टनरशिप एक्ट तो साइलेंट है एकदम, बुक्स ऑफ अकाउंट, ऑडिट सबके बारे में। फिर भी कोई ऑडिट करा सकता है? हाँ करा सकता है, बिकॉज देयर आर सर्टेन एडवांटेजेस अटैच्ड टू ऑडिट। बोलिए बोलिए। नहीं, चलिए, तो ये वॉलेंट्री ऑडिट क्या हो गया बच्चों? ऑडिट ऑन वॉलेंट्री बेसिस, नो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट टू गेट अकाउंट्स ऑडिटेड। इसका एग्जांपल दिया प्रोप्राइटरी कंसर्न। एचयूएफ क्या होता है? एचयूएफ यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, तो ये लोग अगर ऑडिट कराएं तो इनके रेस्पेक्टिव एक्ट में नहीं लिखा है। पार्टनरशिप फर्म, इनके रेस्पेक्टिव एक्ट में नहीं लिखा है कि ऑडिट कराना पड़ेगा। चलो लास्ट टॉपिक आज का, जो मैंने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी पार्टली, इसलिए इसको स्लाइड को खोल दिया मैंने। एडवांटेजेस ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट, व्हाई ऑडिट नीडेड। पढ़ो एक बार यार बच्चों, बहुत आसान है। फिर कोई वाला पॉइंट समझ में नहीं आए तो बताइए मुझे। मोरल चेक क्या होता है? जब हम ऑडिट करने जाते हैं बहुत सारी गलतियां हमें मिलती हैं, फिर वो गलती लेके हम मैनेजमेंट से डिस्कस करते हैं। सर देखो सर, ये बैलेंस ही गलत निकाला हुआ है अकाउंटेंट ने। तो अकाउंटेंट में हमेशा एक ये डर रहता है कि अरे यार वो मोहित सर आएंगे, ये सारी गलतियां पकड़ेंगे, बॉस को बता देंगे। तो कहीं ना कहीं एक मोरल प्रेशर रहता है कि आई शुड नॉट डू मिस्टेक्स। दिस इज व्हाट द मोरल चेक ऑन एम्प्लॉइज, कि अगर कोई गलती या फ्रॉड होगा तो वो पकड़ में आ जाएगा। यूजफुल इन केस ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट। बच्चों आपने ये सुना है क्या, बोनस एक्ट होता है एक? अरे सुना है क्या बोनस एक्ट? अच्छा, इनकम टैक्स में कभी कुछ ऐसा पढ़ा है बोनस? पढ़ा है? इनकम टैक्स में तो होता है बोनस, सैलरी हेड में कहीं देखा हो? चलो, तो बच्चों एक अलग से एक्ट है बोनस का। बोनस एक्ट अलग से एक एक्ट है।
जो बोलता है कि आपको सर्टेन परसेंटेज ऑफ योर प्रॉफिट इतना बोनस एम्प्लॉयज को देना ही है। तो मान लो एक कंपनी, बोनस एक्ट में लिखा है मिनिमम 8.33 देना है, मिनिमम 8.33% बोनस देना है सैलरी का। मान लीजिए मेरी सैलरी 10,000 रुपये पर मंथ है, तो 10,000 का 8.33% मल्टीप्लाई बाई 12, इतना बोनस एम्प्लॉयर को मुझे देना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो। और अगर प्रॉफिट हो बहुत अच्छा तो 20% देना पड़ेगा। ये बोनस एक्ट में लिखा है। अब मान लीजिए मैंने बोनस दिया अपने एम्प्लॉयज को 12%, बोले यार कि सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है तो आई कैन गिव ओनली 12। अब वो यूनियन वाले थे, उन्होंने हड़ताल कर दी कि नहीं नहीं प्रॉफिट तो है, आप नहीं दे रहे हो, आप तो 20% दो। चलो लड़ाई छोड़ो, ऑडिट करा लेते हैं मोहित सर से। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलेंगे कि ये प्रॉफिट सही है वो सबको मानना पड़ेगा। सो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एक्सेप्टेबल फॉर एवरीवन, रिजल्ट्स इन रिमूवल ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट या रिड्यूसिंग द ट्रेड डिस्प्यूट। तो ट्रेड डिस्प्यूट से ये मतलब है रिक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट फॉर मेनी पर्पजेस। ठीक है ना, गवर्नमेंट बहुत सारी इंडस्ट्रीज का एनालिसिस करती है, कभी किसी इंडस्ट्री को छूट देती है, कभी किसी को रोक देती है। जैसे कि एग्जांपल दूं आपको, अपने एमपी में आज से 1 साल पहले एक गवर्नमेंट की स्कीम थी। क्या स्कीम थी कि अगर कोई एंटिटी एक वेयर हाउस बनाए, वेयर हाउस समझते हो, गोडाउन काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, तो एक गोडाउन अगर बनाएंगे तो सर गोडाउन बनाने में जितना खर्चा होगा बिल्डिंग पे उसका 40% सब्सिडी दे देंगे। 40%। एमपी गवर्नमेंट की स्कीम थी, 2 साल पहले डिसकंटिन्यू हुई, अभी वापस आने वाली है अगले साल। गवर्नमेंट ने क्यों किया यार ऐसा? गवर्नमेंट को लगा कि एमपी में काफी क्रॉप और सब चीजें हो रही हैं लेकिन उनके स्टोरेज के लिए प्रॉपर वेयर हाउस नहीं है, तो उन्होंने एक स्कीम ला दी। तो गवर्नमेंट ऐसे बहुत सारे पर्पस करती है। अब जिन लोगों को ये सब्सिडी देगी, देखना पड़ेगा ना सच में वेयर हाउस बनाया कि झोपड़ा ही बना के ले ली। दिस इज व्हाट रिक्वायर्ड फॉर ऑडिट। ऑडिट कराएंगे सब। नेक्स्ट, ऑडिट कैन हेल्प इन डिटेक्शन ऑफ वेस्टेज एंड लॉसेस। ऑडिट से पता चलेगा ना सर इतना लॉस हो रहा है यहाँ पर आपका, सर यहाँ पे बहुत नुकसान हो रहा है। बच्चों ऑडिट बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर जब आप प्रैक्टिकली ऑडिट करेंगे, स्पेशली इंटरनल ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट, ऐसी जब चीज़ें करेंगे ना तो बहुत बहुत मज़ा आएगा। और एकदम बेसिक सोचना होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बड़ी कंपनी जिसका पेन आप यूज़ करते हो, उसका हम एक स्टॉक ऑडिट करते हैं। ठीक है, एक कंपनी है जिसका पेन आप यूज़ करते हो, बहुत फेमस कंपनी है, उसका हम एक स्टॉक ऑडिट करते हैं। तो मैं स्टॉक ऑडिट करने गया, नाम अपन बाद में डिस्कस करते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी समथिंग है ना, करते हैं अपन। तो साहब उस कंपनी का हम ऑडिट करने गए, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें क्या होती है बच्चों, पेन जो बनता है ना इसके बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। जैसे आप अगर अपना पेन देखोगे ना, उसमें कैप है, उसमें एक स्टील का कैप है, अलग से प्लास्टिक के बटन पे स्टील का कैप है, आगे आपका जो पॉइंट है वो अलग बनता है, नेब, रिफिल अलग बनती है, रिफिल में इंक के पीछे एक वैक्स जैसी कोई चीज़ डली हुई ताकि इंक वापस ना आए। ऐसे बहुत सारी चीज़ डलती है। तो जब हम ऑडिट करने जाते हैं तो बहुत सारा पेन पार्टली कंस्ट्रक्टेड होता है, पार्टली, अभी पूरा बना नहीं है। जैसे पेन का वो जो पीछे का प्लास्टिक है उस पर स्टिकर नहीं लगा है, या वो जो एक रबर कैप होती है वो कैप नहीं लगी है। तो ऐसे पेन को बोलते हैं सेमी फिनिश्ड। उसको वेट करके तोलना पड़ता है, वेट करके कि ये कितना केजी होगा, फिर उस केजी के अकॉर्डिंग हम उसको तोड़ते हैं कि इसमें इतना ग्राम रबर है, इतना ग्राम निब है, इतना ग्राम, ऐसा तोड़ते हैं उसको। ठीक है, बॉम्ब से। तो अब हमने जब ऐसा ऑडिट करने गए तो वहाँ पर बहुत सारे तोल काटे थे, अलग अलग वेमेंट सिस्टम वो थे बहुत सारे। स्टार्ट हुआ ऑडिट कि सर ये देखो ये 2 किलो, ये 4 किलो। हमारी पूरी टीम थी, बड़ा ऑडिट था, तो मेरे पास करीब 30 लोगों की टीम है उस ऑडिट को करने के लिए। गुजरात में हम जाते हैं, तो पूरा ऑडिट चल रहा था, मैं सब जगह राउंड ले रहा था। फिर वहाँ पे गया जहाँ पे ये वेट हो रहा था, तो मैंने बोला कि अच्छा ये जो वेट आपने किया ना, अब इस पैकेट को लेके चलो। दूसरे डिपार्टमेंट में गए, वहाँ के वेमेंट सिस्टम पे वापस उसी को रखा, डिफरेंस आ गया। तीसरे डिपार्टमेंट में गए, वहाँ के वेमेंट सिस्टम पे उसको रखा, फिर डिफरेंस आ गया। एक ही पैकेट को जब 6 वेमेंट सिस्टम पे रखा, अलग अलग वेट आ गया। यही गलत हो गया अपना काम, अपना काम हो गया। बस एक सॉलिड पॉइंट चाहिए होता है जिसके साथ कॉफी विद मैनेजमेंट हो जाए। अरे करेक्ट,
एक सॉलिड पॉइंट चाहिए होता है। तो हमने बोला सर शुरुआत ही गलत है ना सर, आप तोल के बोल रहे हो 2 किलो में बोल रहा हूँ, तोलने वाला कांटा ही गलत है, आप इसका कैलिब्रेशन कराओ। सर कल करेंगे ये। इमीडिएट उन्होंने कैलिब्रेशन एजेंसी, कैलिब्रेशन का मतलब होता है बच्चों एक एजेंसी होती है जो स्टैंडर्डाइज करती है तोल कांटों को और एक सर्टिफिकेट देती है कि ये सही वेट बता रहा है। तो उन्होंने हाथों हाथ कैलिब्रेशन एजेंसी को बुलाया, नेक्स्ट दिन हमने पेमेंट किया। ऐसा होता है क्या? कितना बेसिक से शुरू किया, ये तो ऑडिट का पॉइंट ही नहीं था ना। तो ऑडिट इज लाइक दिस, ऐसा सतर्क रह के ऑडिट करोगे बहुत मजा आएगा। ऐसी चीजें छोटी छोटी बहुत सारी मिलेंगी। एक स्कूल का हमने ऑडिट किया था, उस स्कूल के अंदर वर्किंग चल रहा था, कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तो अपने इंदौर में या कहीं भी आप जाओगे ना, लेबर की बहुत क्राइसिस होती है। तो लोग क्या करते हैं, टेम्परेरी लेबर को हायर करते हैं। आप पीतमपुर कभी जाओगे ना तो आप देखना हर फैक्ट्री के बाहर ऐसा एक बोर्ड लगा हुआ मिलेगा आपको कि वर्कर्स रिक्वायर्ड ऑन डेली वेज बेसिस। ऐसा पीतमपुर में बहुत जगह लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो वो लोग भी ऐसे ही बाहर से गए, चौराहे पे 10-20 लोग खड़े होते हैं कि नहीं 5 को ले आए कि चल भाई आज ये काम करना है। अब अपने यहाँ पे क्या होता है, लेबर्स की रेट जो होती है ना वो 3 कैटेगरी से चलती है, स्किल्ड, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड। गवर्नमेंट का ऐसा क्राइटेरिया है, उसके हिसाब से रेट चलती है। अब उसमें देखो यही तो मजा है, हम लाए एक आदमी को मिट्टी झाड़ू कटका उठाने के लिए और उसको बोला नहीं सर ये तो स्किल्ड था, दिए उसको 400 रुपये, बिल बनाया 800 का। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फ्रॉड इन द कंपनीज, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फ्रॉड इन द कंपनीज। सब जगह ऐसा होता है। इसको कैसे पकड़ेंगे, कैसे चेक करें? सर आप उसका साइन कराओ, उसका नंबर लिखो, 3 जने अप्रूव करेंगे कि ये आदमी आया था, इसने क्या काम किया, उसके बाद ही पैसा देना। ऐसा सब सिस्टम बनाते हैं फिर लोग। तो ऐसे सब चीज़ें मिलेगी आपको जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में ऑडिट करोगे। बहुत छोटी छोटी बातें, पर ये सब आपको सेट कर देंगी कॉफी विद मैनेजमेंट के लिए। ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट आता ना क्लाइंट को। बाकी तो फिर क्या, बीत गई सो बात गई है ना सारी। बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से हैं? हिस्टोरिकल। बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से हैं? हिस्टोरिकल। अब आप बोलोगे सर आपने इस बार सेल कम करी, मैनेजमेंट क्या बोलेगा, पता है ना। अरे पता है ना, नया क्या है सर, नया क्या है इसमें? तो सी बियॉन्ड द नंबर्स, ऑलवेज सी बियॉन्ड द नंबर्स। वो कैसे देख पाओगे, जब आप थोड़ा सा ऐसा अपना अंडरस्टैंडिंग बढ़ा लोगे चीजों को लेकर। चलिए इसमें और कोई पॉइंट डिस्कस करना है क्या बच्चों? बाकी 2 पॉइंट पार्टनरशिप के बहुत इजी हैं, देख लीजिए एक बार। ऑडिट रिव्यूज एंड एग्जिस्टेंस एंड ऑपरेशन ऑफ वेरियस इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल क्या होता है? अपना पूरा एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल वो मैंने बताया था, इंटरनल कंट्रोल छोटी छोटी चीजें होती है ना, अपन ताला लगा के, ताला खींच के देखते लग गया ना, हाँ। सुबह हैंडल लॉक करके आओगे, फिर ऐसे गेट उसको करके देखोगे लग गया ना, हाँ। ये क्या है? कंट्रोल ही तो है सब। डबल चेक इज कंट्रोल। ऑडिट में भी ऐसा होगा, मैनेजमेंट भी ऐसा करेगा। तो हम वो चैप्टर पढ़ेंगे कि क्या क्या इंटरनल कंट्रोल होते हैं। ऑडिट उनको चेक करता है और इवेल्युएट करता है कि क्या ये इंटरनल कंट्रोल अच्छे हैं कि नहीं है, ऐसा ऑडिट चेक करता है। तो बच्चों यहाँ तक का हमने पढ़ लिया पूरा, बहुत आसान। कल थोड़े 2-3 एडवांस कंसेप्ट पढ़ेंगे। जैसे एक टॉपिक का नाम आपको बता के जा रहा हूँ, अश्योरेंस, और एक होता है ऑडिट एविडेंस। ये 2 टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। पूरा लेक्चर सिर्फ इन 2 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जैसे बिग 4 के अंदर ऑडिट नहीं कहा जाता, दे कॉल्ड इट अश्योरेंस डिवीजन। ऑडिट बोलते ही नहीं वहाँ पे, ऑडिट नाम का कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है। जब मैं PwC में था, मेरे विजिटिंग कार्ड पर लिखा था अश्योरेंस। मजे की बात है, तब मुझे पता नहीं था कि ये क्यों लिखा है अश्योरेंस। तो बाद में चीजें थोड़ी डेवलप हुई। तो अश्योरेंस इज बेसिकली ऑडिट। तो अश्योरेंस क्या होता है, कितनी वैरायटी है, कैसे ऑडिट से लिंक्ड है। हमारे सब्जेक्ट का नाम बिफोर दिस न्यू स्कीम ऑडिट एंड अश्योरेंस ही था। अभी न्यू स्कीम में इसका नाम कर दिया गया ऑडिट एंड एथिक्स। पहले ऑडिट एंड अश्योरेंस ही था। तो ऑडिट एंड अश्योरेंस क्या होता है, क्या डिफरेंस है, वो बात करेंगे, और एक ऑडिट एविडेंस। तो वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर टुमारो, नॉट टू मिस। टाइम का मैं एक बार बच्चों कंफर्म करता हूँ, अपना टाइम 1:30 ही रहेगा, है ना। आज भी मेरे अकॉर्डिंग 1:30 ही था, तो उस अकॉर्डिंग ही मैं आया हूँ। मैं एक बार विनय सर से रिक्वेस्ट करके आप लोग को करेक्शन करवाता हूँ, उस अकॉर्डिंग प्लान करवाता हूँ। 1:30 टाइम रहेगा एंड जनरली आई एम नॉट बी लेट। ठीक है, चलो।